हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को स्विट्ज़रलैंड का संविधान के बारे में बताने वाली हूँ। स्विट्ज़रलैंड को राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में भी जाना जा सकता है। अगर हम ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन, वहाँ की संसदात्मक शासन व्यवस्था और वहाँ के मिश्रित संविधान जिसमें कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र एक साथ कार्य कर रहा है, उस रूप में करते हैं, तो अमेरिका के संविधान का अध्ययन हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख केंद्र के रूप में करते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड का अध्ययन हम प्रमुखतः इस आधार को मानते हुए करते हैं कि स्विट्ज़रलैंड विश्व में राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करने वाला देश है। स्विट्ज़रलैंड यूरोप का एक बहुत छोटा सा और बहुत ही सुंदर और विकसित देश है, जहाँ पर कि राजनीतिक संस्थाओं के रूप में नवीन पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। स्विट्ज़रलैंड की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या भौगोलिक जो व्यवस्थाएं हैं, उसने वहाँ के राजनीतिक स्वरूप को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसी भी देश के आर्थिक विकास एवं प्रगति का एक बहुत बड़ा कारण उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ भी होती हैं। अगर विश्व में किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर शांति है, तो स्वाभाविक रूप से उस देश में विकास जो होता है वो बहुत व्यापक स्तर पर होता है। और स्विट्ज़रलैंड के भौगोलिक स्थितियों ने उसके विकास को, उसके आधुनिक स्वरूप को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्विट्ज़रलैंड का जो क्षेत्रफल है वो मात्र 15,950 वर्ग मील है, जो कि भारत के केरल राज्य के बराबर या राजस्थान के जैसलमेर जिले से कुछ अधिक ही है। यह देश चारों ओर से अन्य देशों इटली, जर्मनी और फ्रांस से घिरा हुआ है। इसके जो सीमाएं हैं वो पूरी तरह से स्थलीय सीमाएं हैं, और इसी कारण से इसे भूमि से घिरा हुआ देश भी कहते हैं। इसमें 20 पूरे कैंटन हैं तथा 6 अर्ध कैंटन हैं। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण स्विट्ज़रलैंड का एक बड़ा भाग कृषि के योग्य नहीं है। यहाँ पे कुल भूमि के केवल 35% भाग में ही खेती होती है, और इससे केवल 23% जनता की आवश्यकताएं पूर्ण हो पाती हैं। स्विट्ज़रलैंड में आर्थिक पदार्थों का भी अभाव है। तेल के स्रोत और कच्चे माल की भारी कमी है। देश की ऊंची नीची सतह होने के कारण परिवहन और यातायात कठिन है। फिर भी स्विट्ज़रलैंड एक उद्योग प्रधान देश है। स्विट्ज़रलैंड के लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है। जाति, भाषा तथा धर्म के आधार पर स्विट्ज़रलैंड की जनसंख्या एक समान नहीं है, यानी जातिगत, धर्मगत विभिन्नताएं स्विट्ज़रलैंड में बहुत अधिक है। किंतु कभी भी वहाँ पे इस तरह के विभिन्नताओं ने संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं की है। वहाँ पे 3 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें जर्मन, फ्रेंच तथा रोमन प्रमुख है। लगभग 3/4 जनसंख्या जो है वो जर्मन भाषा बोलती है। बाकी फ्रेंच और इटालियन भाषा भी वहाँ पर बोली जाती है। स्विट्ज़रलैंड लोकतंत्रीय और उदार सिद्धांतों पर आधारित व्यवस्था है। इस स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्था में कहीं पर भी निरंकुशतावादी तत्व जो है या तानाशाही जैसी विचारधाराएं बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे लोकतंत्रीय विचारधाराएं हैं, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, शासन का प्रत्येक पद सामान्य जनता के लिए समान रूप से खुला रहता है, और राजतंत्र की भांति कोई भी पद वहाँ पर वंशानुगत नहीं है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान का निर्माण संघीय विचारधारा के आधार पर हुआ है। संघीय विचारधारा से आशय है कि शक्तियों का जो केंद्रीकरण है वो किया गया, या शक्तियों का विभाजन वहाँ पर किया गया है, कि वहाँ पे संघ सरकारों और कैंटनों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ के घटक कैंटनों को पर्याप्त स्वायत्तता वहाँ पे प्रदान की गई है। जैसे हम लोग यहाँ पर राज्य शब्द काम में लेते हैं, वहाँ पे उसके लिए कैंटन शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्विट्ज़रलैंड में उदारवादी विचारधारा का प्रचलन है, या वहाँ की जन मानसिकता जो है वो उदारवादी विचारधारा की समर्थक है, जिसमें व्यक्ति को प्रमुख माना जाता है। व्यक्ति की या नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों पर पर्याप्त बल वहाँ पे दिया गया है। सरकार के अधीन कार्य करने वाले किसी भी अंग में निरंकुशतावादी तत्वों का कहीं कोई स्थान नहीं है।
प्रत्येक संविधान का अध्ययन हम इस विषय में करते हैं तो कोई ना कोई कारण जो है वो हर संविधान का अध्ययन करने के पीछे छिपा हुआ है। इसमें सबसे पहली चीज़ स्विट्ज़रलैंड के संविधान का अध्ययन करने का या इसके अध्ययन का क्यों महत्व है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि स्विट्ज़रलैंड यूरोप का प्राचीनतम गणतंत्र है। स्विस गणतंत्र का जन्म 1848 में हुआ था। गणतंत्रीय शासन विधान को अपनाने के बाद से अब तक स्विट्ज़रलैंड इसे अपनाए हुए है। लोग इसे गणतंत्रीय शासन विधान का जन्म स्थान मानते हैं। यूरोप में अगर हम ब्रिटेन को संसदात्मक शासन व्यवस्था का प्रतिपादक देश मानते हैं तो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का पहली बार जो है वो स्विट्ज़रलैंड में अपनाई गई थी कि 1848 में पहली बार स्विट्ज़रलैंड में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। विश्व में स्विट्ज़रलैंड के संविधान के प्रमुख रूप से जिस आधार पर पहचाना जाता है वो उसका प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में स्विट्ज़रलैंड राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में प्रसिद्ध है। आप लोग जानते हैं कि इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र से आशय है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जिस देश में शासन किया जाता है उसे हम प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आशय है कि निर्वाचन प्रक्रिया से लेके समस्त कार्य जो भी शासन व्यवस्था के संचालन से संबंधित होते हैं उनमें जनता की भागीदारी किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त होती है, उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में प्रारंभिक सभाओं, लोक निर्णय, आरंभक आदि संस्थाओं को अभी तक भी अपनाया गया है। स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका का जो स्वरूप है वो भी अपने आप में बहुत ही अनोखा है कि स्विट्ज़रलैंड में बहुल कार्यपालिका है, जहाँ पर कि कार्यपालिका का जो प्रधान है, कार्यपालिका में अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दोनों शासन व्यवस्थाओं के गुणों को अपनाने का प्रयास किया गया है। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्येक संवैधानिक प्रावधान इस आधार पर किया गया है कि किसी रूप में शासन की संस्थाएं निरंकुश स्वरूप ग्रहण ना कर लें, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की शासन व्यवस्था का प्रमुख आधार जनता की स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। एक और चीज़ जो कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान के विषय में स्विट्ज़रलैंड के विषय में बहुत प्रचलित है या प्रसिद्ध है कि स्विट्ज़रलैंड ने स्थायी तटस्थता के सिद्धांत को अपनाया हुआ है। स्थायी तटस्थता से आशय है कि अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में या अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में या अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों में स्विट्ज़रलैंड की जो भागीदारी होती है वह नहीं होती है। अपने इस स्थायी तटस्थता के सिद्धांत का पालन करते हुए विश्व में होने वाले 2 विश्व युद्धों में भी स्विट्ज़रलैंड ने किसी भी रूप में अपनी भागीदारी नहीं दी थी।